हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तथागत। आज हम लोग रीजनिंग के नए सेक्शंस में आ, आज कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने 7 सेशंस डिस्कस कर चुका है। सो आज हम लोग रीजनिंग 8 के साथ और इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये ओमेट रिलेटेड जो सेक्शन है उसमें हम लोग रीजनिंग का कुछ पोर्शन आता है, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। ये क्वेश्चन 1 to 4 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, जिसमें ये जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूं कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वेन डायग्राम। तो पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। इन ए क्लास देयर आर 120 स्टूडेंट्स, among them 30 students do not play cricket and 40 students do not play football. 60 students play both the games. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल नहीं खेलते, यानी कि 120 में से आउट ऑफ 120 द 30 स्टूडेंट डू नॉट प्ले क्रिकेट। इट मीन्स कि आउट ऑफ 120 द 30 डू नॉट प्ले क्रिकेट, सो द 90 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। फाइन। Similarly, if 40 students do not play football out of 120, it means 80 students play football. यानी कि इसमें 90 स्टूडेंट्स क्रिकेट को खेलते हैं और 80 स्टूडेंट फुटबॉल को खेलते हैं। अब जरा हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। सो अगर मैं इस वेन डायग्राम को देखूं तो इसको मैं सिमिलरली रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि यहां पे ये आ गया टोटल क्रिकेट और ये फुटबॉल है। सो क्रिकेट कितने खेलने वाले लोग हैं? ये हैं टोटल 90 लोग जो कि क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल खेलने वाले लोग कितने हैं? वो हैं 80। अच्छा, ये क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों खेलने वाले लोग कितने हैं बताना? ये हो जाएंगे टोटल 60। फाइन। अब जरा देखते हैं कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं। तो 90 माइनस 60 इज 30। कितने लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं? दैट इज 80 माइनस 60 इज 20। फाइन। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट प्ले एनी वन ऑफ द टू गेम्स? अब जरा देखते हैं कि आइदर वन ऑफ द गेम खेलने वाले कितने हैं। सो आइदर वन ऑफ द गेम मीन्स जो लोग क्रिकेट और फुटबॉल में से कोई एक खेलते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल टोटल जो लोग होते हैं, टोटल जो लोग होंगे जो कि क्रिकेट या फुटबॉल दोनों में से कोई एक खेलेंगे, वो है 30, 20 और 60। सो 30 प्लस 20 प्लस 60। इसका मतलब क्या हो गया कि आइदर वन ऑफ द गेम, आइदर वन ऑफ द गेम मीन्स या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल या क्रिकेट फुटबॉल दोनों। सी हो जाएगा 110। अच्छा, इसमें से कोई ना कोई एक गेम खेलने वाला 110 है, टोटल स्टूडेंट्स 120 हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो कि कोई गेम नहीं खेलता है? वो हो जाएगा 10। सो यहां पे 10 स्टूडेंट्स जो होंगे जो कि एक भी गेम नहीं खेलते होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली फुटबॉल? से ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। सो द ओनली फुटबॉल खेलने वाले लोग 20 हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एग्जैक्टली वन गेम? सो यू सी, एग्जैक्टली वन गेम मतलब क्या है कि या तो क्रिकेट खेले या तो फुटबॉल खेले। सो एग्जैक्टली वन गेम, तो या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल। तो ऐसे खेलने वाले लोग हैं 30 प्लस 20, एग्जैक्टली वन। सो ये हो जाएगा 50। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एग्जैक्टली वन गेम इज 30 प्लस 20 इज 50। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एटमोस्ट वन गेम? एटमोस्ट मतलब होता है मैक्स टू मैक्स वन गेम। सो यहां पे ये भी बोल रहा है कि मैक्स टू मैक्स वन गेम खेलने वाले लोग कितने हैं? या तो वो क्रिकेट खेलेगा, एटमोस्ट बोल रहा है ना, यानी कि मैक्स टू मैक्स वन गेम,
है ना। सो या तो वो क्रिकेट खेलेगा, या तो वो फुटबॉल खेलेगा, या तो वो कुछ भी नहीं खेलेगा। यही तो है। ज्यादा से ज्यादा एक गेम खेला जाना चाहिए, यानी कि वैसे कितने लोग हैं जो कि मैक्स टू मैक्स एक गेम खेल सकते हैं? तो वह है 30, वह है 20, और कोई भी गेम नहीं खेलेगा। ज्यादा से ज्यादा तो हो सकता है एक गेम, बट द मिनिमम से मिनिमम हो सकता है कि वो कोई भी गेम ना खेले, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। सो द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले एट मोस्ट वन गेम इज 60। 60 वाई अटमोस्ट का मतलब क्या है? अटमोस्ट का मतलब यह है कि मैक्सिमम वन गेम, है ना। यानी कि मिनिमम जीरो गेम भी तो हो सकता है ना। सो मिनिमम जीरो गेम के लिए हम लोगों ने 10 लिया है, ये 10। फाइन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा पेच है। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 30 स्टूडेंट डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि इसको हम लोगों के साथ, इसको हम इस वाले लाइन को हम लोगों को ऐसे डील करना है कि अगर 30 स्टूडेंट्स अगर क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो कितने में से? 120 में से। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो क्यूब्स एंड डाइसेस के क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द क्यूब हैज बीन पेंटेड रेड ऑन टू एडजेसेंट फेसेस, द ब्लैक ऑन द फेसेस अपोजिट टू रेड एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग फेसेस। अब जरा यहां पे एक क्यूब को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखते हैं। और यहां पे ये बोला है कि ये जो क्यूब है वो कुछ ऐसा है, और यहां पे इसका ये जो फेस है दैट इज अपोजिट टू दिस फेस, है ना। यहां पे मैं थोड़ा इसको ऐसे बना रहा हूं। फाइन। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस केस कि यहां पे बोल रहा है कि क्यूब हैज बीन पेंटेड रेड ऑन द टू एडजेसेंट फेसेस। तो एक काम करते हैं कि हम लोग इसको रेड पहले पेंट कर लेते हैं। सो ये जो क्यूब है ये रेड है ना। इसका अगर मैं इसको अगर मैं मार्क करूं रेड से, तो ये एडजेसेंट फेस है, यानी कि ये भी रेड होगा। फाइन। अब यहां पे बोल रहा है कि जो रेड है उसके अपोजिट फेस पे हम लोगों ने ब्लैक मार्क किया है ना। ब्लैक ऑन द फेस इज अपोजिट टू द रेड। सो इस रेड के अपोजिट ये हो गया ये वाला पोर्शन, है ना। इस रेड के अपोजिट ये वाला पोर्शन हो गया, उस पर हम लोग को ब्लैक पेंट करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक और यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक। अब ग्रीन कहाँ पे आएगा? सो ग्रीन जो रिमेनिंग फेसेस हैं वहां पे आ जाएगा ग्रीन। सो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रीन, और ये हो जाएगा ग्रीन, ये टॉप वाला ये पोर्शन, है ना। सो ये पोर्शन हो जाएगा ग्रीन। फाइन। सो ये हो जाएगा पोर्शन ग्रीन। अब यहाँ पे यानी कि ऑल द फेसेस आर पेंटेड, तो हम लोग यहाँ से ये अनुमान लगा पाए कि ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब आर पेंटेड। अब ये पेंट किससे किससे किया गया है? या तो रेड से, या तो ग्रीन से, या तो ब्लैक से। अब यहां पे बोल रहा है कि 64 क्यूब्स को इक्वल इक्वल साइज में काटा गया, ये बड़ा सा क्यूब है। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि 64 क्यूब्स इक्वल इक्वल साइज में काटे गए, तो मैं एक काम करता हूं कि मेरे पास बड़ा वाला क्यूब का साइज था L, तो उसका वॉल्यूम होगा L क्यूब इज इक्वल्स टू 64 इंटू ए, है ना, क्यूब। यही तो हम लोग बोलेंगे। सो यहां पे हम लोगों ने बोला कि L बाई ए इज इक्वल्स टू 64 का क्यूब। तो यहाँ पे L जो है वो हो जाएगा, L बाई ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बिकॉज ये जो 64 है वो 4 का क्यूब है। सो L की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू ए, यानी कि मेरे पास एक लेंथ है L, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया, है ना। सो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, एंड दिस इज ए। सो दैट्स वाई वी कैन से हियर कि एक L को हमने 4 इक्वल पार्ट में अगर ब्रेक किया, इट मीन्स कि हमने उस पे n की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि एक एज पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जितने होते थे वही तो मेरा n की वैल्यू होता था। सो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 है। फाइन। तो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। तो नो फेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या था? n-2 का होल क्यूब, दैट इज 4-2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। सो यहाँ पे ये जो टोटल फेस यहाँ पे होगा हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। तो नो फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता था? n-2 क्यूब। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों साइड से 2 2 हटाते हटाते एक एक क्यूब्स हटाते हटाते थे,
एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन से एक एक क्यूब हटाते थे और तीसरे डायमेंशन से वन वन क्यूब्स हम लोग रिमूव करते थे, तो उससे हमारे पास n-2 क्यूब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बनता था, जो कि कोई भी फेस पेंटेड नहीं था। सो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिकॉज द 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। फाइन। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड? नाउ यू कैन सी दैट द एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड होने का मतलब क्या है। सो हम लोगों ने ये सीखा है कि एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड होने का मतलब ये है कि वो जो क्यूब्स होंगे वो सब इस सरफेस पे होंगे, इस एक फेस पे होंगे। एक फेस पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना था, n-2 स्क्वायर इंटू टोटल फेस कितने होते थे 6। सो 6 इंटू 4-2 स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 4, दैट इज 24। सो ऐसे 24 नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे जो कि एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड होगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नहीं बोला है कि कौन कौन से कलर का पेंटेड होगा, बट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज गिवन दैट specifically the question is not asking that red or blue or red, but in the question it is asking the whole, that कितने ऐसे फेसेस होंगे जो कि जिसका वन फेस पेंटेड होगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, 6 इंटू n-2 स्क्वायर। n-2 स्क्वायर मतलब हमने दो डायमेंशन से एक डायमेंशन से रिमूव किया है दो दो क्यूब को, और दूसरे डायमेंशन से एक एक क्यूब को रिमूव किया है, इसलिए n-2 स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन वन फेस, एंड द 6 फेसेस के लिए 6 n-2 स्क्वायर। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। सी, हाउ मेनी क्यूब्स हैव जस्ट वन फेस ग्रीन, वन ऑफ द एडजेसेंट फेस कलर्ड ब्लैक और ग्रीन? यानी कि ये बोल रहा है कि या तो ये ग्रीन रहे और ब्लैक रहे, या तो ग्रीन रहे और रेड रहे, यही बोल रहा है ना। तो पहले हम लोग ग्रीन को पकड़ते हैं। सी, तो ग्रीन मेरे पास कहां है, यहां है। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अब यहां पे ये ग्रीन है, जरा देखते हैं, एक ग्रीन हो और एक बोल रहा है कि या तो ब्लैक हो या तो एक ग्रीन हो और एक रेड हो, यही बोल रहा है ना। फाइन। अब जरा इस क्वेश्चन में ग्रीन यहां पे है यानी यहां पे है, एक ब्लैक होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए। तो ये सब जो भी आएंगे ये एडजेसेंट फेसेस यानी कि इस वाले एज पे ही तो आएंगे, एक ग्रीन और एक ब्लैक और एक रेड। से यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन और रेड। यहाँ ये कॉर्नर, सॉरी, ये एज वाला जो क्यूब होगा यही तो पेंटेड होगा। यानी कि अगर मैं एक फेस पे देखूं तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, टोटल 8। तो वैसे ही नीचे वाले फेस पे भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 8 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो दो ही क्यों लिया, बिकॉज ये जो क्यूब होगा ये, सी, ये वाला एक जो यहाँ पे क्यूब होगा वो कॉर्नर क्यूब होगा, उस पे 3 फेस पेंटेड होगा, है ना। इसीलिए हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है एक एक क्यूब्स को, तो हम लोग सिर्फ एक एज पे वन वन क्यूब ले रहे हैं। इट मीन्स कि along edges two faces are painted, and removing cubes on the edge, है ना, तो हम लोग को ये आ जाएगा 8 क्यूब्स इन वन फेस। तो टोटल फेस ग्रीन वाला कितना है, 2, तो 8 प्लस 8 टोटल 16 होंगे। वी कैन सी हियर कि यहाँ पे अगर मैं इस टोटल को देखूं तो ये टोटल हो जाएगा 8 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 8। सो 8 प्लस 8 इज 16 नंबर ऑफ क्यूब्स that is having one face green and one of the adjacent faces colored black or red. How many cubes have only one face colored red? C. अब यहाँ पे रेड वाले को सिर्फ सिलेक्ट करना है, यानी कि ये वाला फेस। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक से लिख के चलता हूँ। सी, ये वाला रेड है, या तो ये वाला या तो ये वाला। फाइन। तो ये दोनों जो रेड है इसको मुझे समझना है। तो ये जो रेड है ये वाला ये रेड है और एक पीछे रेड है। फाइन, इसके ये एडजेसेंट फेसेस रेड है। तो यानी कि यहां पे बोल रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसके एक फेस कलर्ड होगा। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड रेड? अब जरा सी, ये तो सिर्फ दो ही फेस होंगे ना जिसपे रेड कलर्ड होगा। सो हम लोग जो n-2 स्क्वायर करते थे
वो एक फेस के लिए करते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 फेस के लिए करना पड़ेगा, ना कि 6 फेस के लिए। सी हो जाएगा 2 टाइम्स 4 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 4, दैट इज 8। सो 8 नंबर ऑफ क्यूब्स ऐसे होंगे जिसके सिर्फ एक फेस रेड कलर्ड होगा। क्यों होगा? यहाँ पे हम लोगों ने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज एक फेस पे तो इतने, है ना, n माइनस टू स्क्वायर, ये क्या था? n माइनस टू स्क्वायर ये था कि नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग वन फेस पेंटेड। तो ये तो था नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग वन फेस पेंटेड, है ना। ऐसे कितने पे? इन वन फेस, इन वन फेस। फाइन। तो यहां पे रेड, टोटल रेड कितना हो जाएगा? टोटल रेड इन 2 फेसेस, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस टू स्क्वायर, बिकॉज 2 ही फेस पे तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 8। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो क्वेश्चन है वो क्लॉक्स का है, एंड क्लॉक्स का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फाइन। ओके। सो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट मुझे दोनों पढ़ना है, बिटवीन द 3:16 PM एंड 3:17 PM, बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, थीटा इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m। ये बोल रहा है कि 3:16 तो 3:17 क्या आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे? यानी कि इनडायरेक्टली हमको ये जानना है कि 3 से 4 PM के बीच में और 4 के बीच में क्या मिनट हैंड आर हैंड किस किस पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। लेट्स चेक। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 11/2m, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? बिकॉज द हैंड्स आर कोइंसाइडिंग। So if the hands are coinciding, that means that the angle between these two hands is equals to 0। और यहाँ पे 3 क्यों लिया हूं मैंने? क्योंकि 3 इसलिए मैं लिया हूं बिकॉज 3 और 4 के बीच में मुझे चेक करना है, और 3 ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए आर हैंड को हम लोग वो पुट करेंगे जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ना कि 4, क्योंकि 4 अभी तक हुआ नहीं है ना। 4 तो अभी बजा ही नहीं है घड़ी में, सिर्फ 3 ही बजे हैं। तो अगर 3 बजा है तो 30h माइनस 11/2m, जब मैं फॉर्मूला इसको अप्लाई करूंगा तो वहां पे आई विल पुट h इज इक्वल्स टू 3, नॉट 4। सो यहाँ पे इस मिस्टेक से बचना है। नाउ हम लोग m की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11। सो ये हो जाएगा m। सो m की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 11। अब जरा देखते हैं कि 180 बाई 11, यानी कि 11 को अगर मैं 180 से डिवाइड करूं तो आ जाएगा 11 1 जा 11, 70, 11 6 66, 4.0, 11 3 जा 33। यानी कि ये लगभग आ रहा है 16.3 मिनट्स के आसपास, यानी कि 16.3 मिनट्स, है ना, ऐसा कुछ आएगा टाइम। तो हाँ, ये तो 16 और 17 के बीच में है ही। इट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइन। नाउ if you see here the 458 and 459, है ना, 458 and 459 बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड। अब यहां पे बोल रहा है कि बोथ मिनट हैंड और सेकेंड हैंड कोइंसाइड, यानी कि मिनट हैंड और सेकेंड हैंड कहां पे कोइंसाइड करेंगे, है ना। सो यहां पे मिनट हैंड और सेकेंड हैंड कैसे कोइंसाइड करेंगे, यानी कि यहां पे हर एक मिनट हैंड, अब जरा यहां पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि जो मिनट हैंड होते हैं और जो सेकेंड हैंड होगा, है ना। तो मिनट हैंड, अब जरा देखते हैं कि 458 पे क्या होना चाहिए। फाइन। तो ये हो जाएगा टाइम 4, और ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 55, यहाँ पे हो जाएगा 56, 57, 58।
तो यहाँ पे 58 पे तो वॉच ये तो घड़ी आएगा ही, यानी कि यहाँ पे 5 होगा, सॉरी। सो यहाँ पे हो जाएगा 548 पे यहाँ पे आएगा। अब जरा देखते हैं 58 से 59 जब आना होगा तो यहाँ पे मिनट हैंड और सेकेंड हैंड कोइंसाइड तो करेगा ही करेगा, है ना? क्यों? बिकॉज 58 टू 59 होने में मिनट हैंड और मिनट हैंड और सेकेंड हैंड इन दोनों को कोइंसाइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब ये 59 से 60 की ओर आ रहा होगा तो 59 से 60 में मिनट हैंड कोइंसाइड नहीं करेगा सेकेंड हैंड के साथ, बिकॉज वो ऑलरेडी हो चुका होगा, तब जाके मिनट हैंड और सेकेंड हैंड कोइंसाइड करेगा। बट 58 और 59 के बीच में मिनट हैंड और सेकेंड हैंड आपस में एक बार कोइंसाइड करेंगे। फाइन, ये हम लोग समझ सकते हैं कि जनरली ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यहां पे है 58, यहां पे है 59 और यहां पे है 60। इट मींस कि मैं 59 से अगर मैं 58 से 59 जाऊं तो मिनट हैंड और सेकेंड हैंड को कोइंसाइड करना पड़ेगा। 59 से 60 तक जाने में मिनट हैंड और सेकेंड हैंड इसी पोजीशन पे कोइंसाइड करेंगे। फाइन, इसीलिए एक बार तो ये कोइंसाइड करेंगे ही करेंगे। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, अब यहां पे बोल रहा है दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। ये एक्चुअली कैलेंडर का क्वेश्चन है। सो यहां पे बोल रहा है हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स। एक्स वीक्स में पहले हम लोग सेकेंड फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स वीक्स में टोटल कितने डेज होते हैं? ये होते हैं टोटल 7 डेज। 7 डेज में टोटल कितने आवर्स होते हैं? ये हो जाता है 24 into 7। कितने मिनट्स होंगे और कितने सेकेंड्स होंगे? तो इतना एक्स हो गया टोटल 7 वीक्स में। तो ये एक्चुअली ये जो है वो निकल के आता है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 604800। सो 68060, ये निकल के आता है 604800x। अच्छा, एक्स डेज में कितने सेकेंड्स होंगे? तो एक्स डेज में टोटल होंगे, टोटल डेज कितने हैं? यहाँ पे एक्स डेज हैं तो एक दिन में होता है 24 घंटे, है ना? और इंटू 60 into 60, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो दिस इज कमिंग अराउंड 86400। सो 86400x। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक्स आवर्स में टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं? तो एक्स आवर्स में टोटल होते हैं, एक्स आवर्स में एक घंटे में होते हैं 60, और ये हो जाता है टोटल 3600 क्यों? 60 into 60। और वैसे एक्स मिनट्स है तो यहाँ पे 60 सेकेंड्स होगा और यहाँ पे एक सेकेंड्स होगा, तो एक सी सेकेंड है। तो लास्ट के यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए और जो 10th प्लेस है वहां पे 6 आना चाहिए। सो दिस डी इज द करेक्ट आंसर। सो हम लोग इस क्वेश्चन को जनरली, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, है ना? तो इसीलिए मैंने लिया है। ये ऑफन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू हैव दिस बेसिक कैलकुलेशंस बिफोर गोइंग टू एनी एग्जामिनेशन, है ना? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्लॉक्स का, लेकिन इस पे भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। सो इसको जरा डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन ए क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। सो 10 AM कहाँ है? 10 AM है यहाँ। लेट से मैं सबसे पहले एक क्लॉक बनाता हूँ। सो 10 AM अगर मैं इसको डिनोट करूं, सो दिस इज द 10 AM। फाइन। अच्छा, 10 AM से लेके 10 AM और 11 AM के बीच में एक बार घड़ी कोइंसाइड करेगा और 11 से 12 के बीच में 12 पे ही कोइंसाइड करेगा, यानी कि 11 to 1 के बीच में वॉच सिर्फ एक बार कोइंसाइड करेगा। यू कैन थिंक 11 से लेके 12 के बीच में वॉच कहीं, ये दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड ये कहीं पे भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। 12 से लेके 1 के बीच में भी मिनट हैंड और आवर हैंड कहीं पे भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। इट मींस कि 11 से लेके 1 के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड सिर्फ एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे, दैट इज द मिडिल पॉइंट, और वो सिर्फ 12 बजेगा। और 1 से लेके 2 के बीच में ये दोनों एक बार कोइंसाइड करेंगे। इट मींस कि यहां से यहां तक
ये टोटल 3 टाइम्स कोइंसाइड करेंगे। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये ऑफन है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे इसको 4 टाइम्स टिक करके आते हैं, जो कि ये गलत है ना। कि 10 से 11 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 11 से 12 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 12 से 1 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 1 से 2 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा। नो नो, इट इज नॉट द केस। 11 10 और 11 के बीच में सिर्फ एक बार कोइंसाइड करेगा, 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार कोइंसाइड करेगा, और 1 से लेके 2 के बीच में भी एक बार कोइंसाइड करेगा। इट मीन्स कि वो जो मिनट हैंड और आवर हैंड ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, वो सिर्फ एक बार कोइंसाइड करते हैं 11 से लेके 1 के बीच में। और हम लोग ये समझ लें कि मिनट हैंड और आवर हैंड ये टोटल 24 आवर्स में 22 टाइम्स कोइंसाइड करते हैं, और 12 घंटे में सिर्फ 11 टाइम्स। और वो कौन सा टाइम कम हो गया, यहां से यहां तक, वही तो कॉन्सेप्ट है ना। एक्चुअली जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये वाला थीटा इज इक्वल्स टू 30h-11/2m, तो यहाँ पे मिनट जो है वो बिल्कुल आएगा ही नहीं, मिनट एक्सीड कर जाएगा 60 को। सो दैट्स वाई इन दोनों के केस में अगर हम लोग ये कैलकुलेट किए तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीरीज का क्वेश्चन है, एंड दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। 8 6 9 23 87, वैसे हम बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चंस ऑलरेडी ले चुके हैं, बट ये क्वेश्चन में एक खास बात ये है कि अगर मैं 8 को देखूं तो ये 8 तो ऑलरेडी है, लेकिन 8 से 6 तक आने में क्या कर रहे हैं, 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 6 आ रहा हूं। अब मैं 6 से 9 तक पहुंचना चाहता हूं, तो 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 3 इसमें सब्ट्रैक्ट करूं तो 9 आ जाता हूं। फिर 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ और 4 सब्ट्रैक्ट करते देखता हूँ, क्या 23 आ रहा है। सो 9 इंटू 3 इज 27 माइनस 4 इज 23। ओके फाइन। अब एक नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, 23 इंटू 4 माइनस 5 करके जरा देखते हैं। सो 23 इंटू 4 इज 92 माइनस 5 इज 87। अच्छा, जो नेक्स्ट अब सीक्वेंस होगा वो मुझे पता चल गया, वो होगा दिस माइनस 6। सो 35 43 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 429। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमारा पूरा का पूरा आज का डिस्कशन था, जिसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी थे। जैसे अगर मैं देखूं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन सबसे अच्छा था। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्नैप के, है ना, जनरली, और इन मैट वगैरह में ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में पजल्ड कर देगा, जहाँ पे टाइम बहुत कम होता है ना। ये क्यूब के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि क्यूब के ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पेंट्स के साथ अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा, और काउंट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। सो यहाँ पे एक इमेजिनेशन चाहिए, है ना, और बहुत प्रैक्टिस भी चाहिए फॉर्मूला को यूटिलाइज कर, फॉर्मूला को यूज करने के लिए। फाइन। सो अब जैसे यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं, तो ये क्लॉक का ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा। सो ये ट्विस्टेड क्वेश्चन था, बट वेरी गुड क्वेश्चन था, ये स्टार मार्किंग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे बच्चे बहुत ऑफन मिस्टेक करते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। और ये क्वेश्चन सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। सो दिस रीजनिंग 8 का जो सेक्शन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेवल के हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर टुडे।